रमन महर्षि एक कहानी कहते थे। एक वकील था। वो अपने गुरु के पास जाता था और वो बराबर अपने मित्रों से कहता था कि मेरा गुरु बड़ा शक्तिशाली है। वो 5-5 हाथियों को एक साथ मार देता है। हो जाए। एक नहीं, 5-5, 5-5 हाथी। तो उसके मित्र हंसते थे, लेकिन भरोसा नहीं होता था। तो उनका चलो एक दिन तुम्हें दिखा देते हैं, मिला देते हैं। तो वो अपने 5 मित्रों को लेके अपने गुरु के दर्शन कराने उनको ले गया। जब वो वहां पहुंचे तो 5 घंटों तक चुप बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोला कोई भी। भूल ही गए कि वो किस लिए आए थे या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उनका गुरु जो था बड़ा दुबला पतला, हड्डियां दिखती थी, किसी गुफा में बैठा रहता था छिप के अपना ध्यान में मस्त। तो जब लौटे, धीरे धीरे जब चेतना वापस आई उनकी, तो उस मित्र ने पूछा, क्यों भाई, कैसा रहा? कहते यार वो तो बात ही हम भूल गए, 5 हाथी वाली। ना तुम हो ना 5 हाथी। वो 5 वकील थे, बड़े मोटे मोटे वकील थे। वहां पर उनसे एक शब्द बोलते नहीं बना। वो जाके जैसे ही उनकी ऊर्जा में बैठे, सब चुप हो गए, मौन हो गए। महर्षि स्वयं मौन वार्तालाप ही अधिक करते थे, शाब्दिक कम और मौन ज्यादा। कभी किसी ने कुछ पूछा तो एक आध पंक्ति में उत्तर दे दिया बस, नहीं तो शून्य में ताकते रहते थे सतत। ऐसे ऐसी बातों पर जब मैं विचार करता हूं तो लगता है कि रमन महर्षि ने बड़ा अच्छा किया, ज्यादा बोले नहीं। जब बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए, लोग आते थे, बैठते थे उनके पास, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, वो अपना शून्य में ताकते रहते थे। वंस इन ए वाइल कभी किसी ने कुछ पूछा तो एक तो पंक्ति में उत्तर देते थे, समझे नहीं समझे, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, इसकी चिंता नहीं करते थे। कहीं ना कहीं वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि ये समझाने की चेष्टा कोई बहुत उत्तम बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है साइलेंस, मौन। इसलिए मौन का वातावरण वहां ज्यादा रहता था, सब लोग मौन में बैठे रहते थे। लेकिन उनका जमाना था 1950 से पहले का, करीब करीब 49 में या 50 में रमन महर्षि की देह छूटी। तब से लेके अब तक काफी बौद्धिक विकास हो गया है। हर बात बुद्धि से समझानी बड़ी जरूरी हो गई है। व्यक्ति को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो बुद्धि में जीते, और जब तक बुद्धि कन्विंस नहीं हो तब तक कोई श्रद्धा वृद्धा उत्पन्न नहीं होती, तब तक कोई आस्था नहीं आती। हर बात पहले बुद्धि से समझ में आनी चाहिए, वो भी जो बुद्धि के पार की बात है। अध्यात्म सारी खोज है, सारी बात है बुद्धि के पार की। जब बुद्धि पूरी तरह से शांत हो, मन शांत हो, तब धीरे धीरे वो स्वयं प्रकट होने लगता है। लेकिन फिर भी उसका रिकग्निशन करने के लिए हमारे पास जो यंत्र है
वो बहुत कंडीशन है, बहुत धुंधला है, बहुत कंटेमिनेटेड है, मैला है, तो उसकी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जितना धुंधला, गंदा दर्पण हो, उतनी ही फिर वैसी छवि बनती है। तो ठीक ठीक छवि बने, उसके लिए दर्पण का शुद्ध होते जाना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक शुद्ध हो, उतना ही फिर वो ठीक से रिफ्लेक्ट करे। गुरुदेव प्रणाम। अगर ध्यान के अभ्यास से समझ और आत्म बुद्धि का विकास होता है, तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है जैसे सब अंदर खालीपन बढ़ता जा रहा है? शुरू शुरू में ऐसा लग सकता है। जब इस घर में आया था तो ये बुरी तरह से फर्नीचर से भरा हुआ था, पूरी तरह से। पूरा 1 मास हमको लगा 4 लोगों को उसको खाली करने में। जबकि हम सुबह से लगते थे, नाश्ता करके 8 बजे करीब हम काम चालू कर देते थे, और रात को कहीं बाहर जाके खाना खाते थे होटल में, रात के 8-9 बजते थे, कमर टूट जाती थी, इतना सामान भरा हुआ था। एक कबर्ड था इतना मोटा, मोटी लकड़ी, और यहाँ से वहाँ तक उसके दाग भी हैं, वहाँ पर नीचे दाग हैं उसके। मुझे लगता है वो इतना वजनी था कि उसको एक हाथी भी बामुश्किल ही खींच पाता, इतना वजन था उसमें। ये पूरा घर भरा हुआ था, बहुत फर्नीचर था, सब राटन फर्नीचर, काला काला गंदा, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या था, हर चीज। कभी अखबार नहीं फेंकी, कभी मैगजीन नहीं फेंकी, सब सब तरह से वो भरा हुआ था। अब इसको ऐसे देखो कि जो व्यक्ति इतने फर्नीचर में रहता है, फर्नीचर हटा लो, ये खालीपन आ जाए तो उसको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा, कपेगा। जो वस्तुओं में जिया है, उसको खालीपन की आदत नहीं है। अभी कभी दर्शन करना हो तो ऊपर जाके देखना, उन्होंने बाउंड्री मारी हुई है, जरा झांक के देखोगे तो फर्नीचर फर्नीचर पड़ा है, फिर अब वहां भरती है। कभी कोई कागज का टुकड़ा, मैगजीन, सब तरह की चीजें थी, क्रॉकरी, ये वो, सब रखा हुआ है, कुछ कभी फेंका नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति भीतर इतना खाली है कि अपने को वस्तुओं से भर लेता है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हम चीजों से, धन से, किसी भी अन्य वस्तु से स्वयं को भर लेते हैं। क्यों भर लेते हैं? इसलिए भर लेते हैं कि खालीपन सहा नहीं जाता। खालीपन को सहने का अभ्यास करना पड़ता है, और जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है वो खालीपन है, शून्यता। बुद्ध ने तो उसको सीधा नाम ही दिया, नथिंगनेस। यू आर दैट, वो शून्यता। अब तुम समझते हो कि मैं ये हूं वो हूं, जितनी भी तुम्हारी पहचान है, तुम अपनी पहचान से अपने को तादात्म्य कर लेते हो। शून्य जो है तादात्म्य कर लेता है। उस तादात्म्य कारण वो जो वस्तुता है, जो सत्य है, उसकी प्रतीति नहीं होती। उसकी प्रतीति तभी हो सकती है धीरे धीरे, जब ये सारा फर्नीचर, पहले मैं इसको लिटरली फर्नीचर कहता था। गोवा कैंप में मैंने जो टर्म इस्तेमाल किया वो फर्नीचर है, कि बी फ्री फ्रॉम द इनर फर्नीचर। इधर से टक्कर लगती है, उधर से टक्कर लगती है, चलने फिरने की जगह नहीं रहती। हमारी खोपड़ी में इतने विचार, इतनी भावनाएं, वासनाएं
कामनाएं, इच्छाएं, द्वंद्व, हर तरह का फर्नीचर है, कहीं भी जरा जगह ही नहीं है। इसलिए तो इतना दुख है, इतनी सफरिंग है, इतनी अनक्लैरिटी है। धीरे धीरे ध्यान अपने को खाली करने की कला है। खाली होता जाए, शून्य होता जाए और शून्य, और साथ ही साथ शून्यों को झेलने की स्थिति भी साथ साथ बने, क्षमता भी बने। कई विधियां ऐसी भी हैं जो सटाक करके, जिसको हम कहते हैं सडन एनलाइटनमेंट, सटाक करके सब शून्य कर दे, लेकिन तब संभावना यह है कि व्यक्ति मर जाए, झेल नहीं पाए। इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस को महत्व देते हैं कि ग्रेजुअली यू गो ऑन क्लीनिंग योरसेल्फ। और यही फर्नीचर नहीं है, और बहुत सारा फर्नीचर है, कई तरह के उपद्रव हैं, कितनी डिटेल में बात करें। हम सब जगह पर इतने उलझे हुए हैं कि उसको सिर्फ ध्यान करके सुलझा लेना चाहते हैं, वो सिर्फ ध्यान से नहीं सुलझता। जैसे आपकी सुई गिर गई यहां पर, ठीक है, और यहां पर अंधेरा है, और आप सुई को वहां पर खोज रहे हो क्योंकि वहां पर रोशनी है, तो रोशनी सुई को पैदा करेगी क्या? सुई को वहीं खोजना पड़ेगा जहां वो गिरी है। अब हमारे संबंध कई जगह पर ऐसे उलझे होते हैं, हमारे कर्म ऐसे उलझे होते हैं कि उसको हम सुलझा लेना चाहते हैं ध्यान करके। ध्यान करेंगे सब सुलझ जाएगा। कैसे सुलझ जाएगा? मान लो आपको भूख लगी है, इसको दूसरे ढंग से कहता हूं, ध्यान करने से भूख मिट जाएगी। अब भूख को कैसे सुलझाओगे? खाना खा के। वो ध्यान से नहीं सुलझेगी। लेकिन ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि ध्यान से सब सुलझ जाता है। नहीं सुलझता। हर चीज को वहीं सुलझाना पड़ता है जहां से वो संबंधित है। वो जब, अब जैसे मान लो आपको भूख लगी है, अब आप बैठे हो ध्यान करने, तो ध्यान कर पाओगे? ध्यान कहाँ जाएगा? भोजन में, बराबर, और कुछ नहीं सूझेगा। तो ध्यान वहां बार बार जाता है जहां पर हम उलझे होते हैं। माँ से उलझे, बाप से उलझे, भाई से उलझे, बिजनेस पे उलझे, मैत्री में उलझे, पत्नी से उलझे, बच्चों से उलझे, वो सब हमारा अंश उलझा है। हम समझते हैं कि 40 दिन का कैंप करेंगे बस सब ठीक हो जाएगा। ध्यान के साथ साथ, इसलिए मैं कहता हूं, प्रॉपर नॉलेज। मान लो ये छत में पानी गिरता है, बारिश हुई, वहां से इसके लीकेज हो गई। अब आपने सीमेंट लिया, वहां पर उसको बंद कर दिया, ठीक है, वो वहां से बंद हो गया। चौथे दिन देखा यहां से लीक हो रहा है, उसने दूसरा रास्ता खोज लिया, फिर आपने यहाँ, अब ये जो आप कर रहे हो ये आपको प्रॉपर नॉलेज। प्रॉपर नॉलेज का मतलब क्या है? प्रॉपर नॉलेज का मतलब ये है कि ये पानी यहाँ से आ क्यों रहा है, कहाँ से प्रवेश कर रहा है, ये पूरा ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी वो ला के, वो क्या मिलता है, एम सील, एम सील लगा दोगे, वो 4 घंटे के बाद ठक करके नीचे गिर जाएगा। प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए जो आपको बताए कि समस्या ये है और ऐसे सुलझेगी। तो बाहर के जगत में तो हम प्रॉपर गाइड ढूंढ लेते हैं, उसका जानकार, उसका डॉक्टर, उसका इंजीनियर, उसका जानने वाला हम ढूंढ लेते हैं, फिर उसको उसकी फी देते हैं और वो हमारा काम कर देता है। लेकिन जहाँ तक अंतर जगत का सवाल है, हम खुद ही लगे हुए हैं, खुद ही इंजीनियर हैं, खुद ही डॉक्टर हैं, खुद ही एक्सपर्ट हैं, खुद ही गाइड हैं, खुद ही गुरु हैं, सब कुछ है।
गो कैंप से मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर लगन भी चाहिए, जो कि आपके पास है। वो मान सकता हूँ कि लगन है, इतनी दूर से आते हो, वर्क करते हो, पूरा शामिल होते हो, बार बार होते हो, तो वो तो ठीक है। लेकिन हमारी धारणाएं, मान्यताएं, सोच गलत है, तो ये भी ठीक करने पड़ते हैं, और इनके टूल्स अलग हैं। ध्यान का टूल अलग है, समझ रहे हैं ना? तो इसके टूल्स अलग हैं। शुरू शुरू में जब ध्यान करते हैं तो थोड़ा खालीपन आने लगता है भीतर। अगर ध्यान के अभ्यास से समझ और आत्म बुद्धि का विकास होता है, कोई जरूरी नहीं है कि समझ का विकास होता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मान लो इस कमरे में अंधेरा है, आपने रोशनी जलाई, तो रोशनी जलाने का एक ही लाभ है कि आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि कहाँ क्या है। मान लो वो दीवार गंदी है, उसका सीमेंट उखड़ गया है, तो क्या लाइट जलाने से वो सीमेंट का उखड़ना ठीक हो जाएगा क्या? वो आपको करना पड़ेगा। समझ को विकसित करने के और उपाय हैं। हाँ, ये हो सकता है कि समझ के ऊपर से धूल हटने लगे, समझने की क्षमता बढ़ने लगे। एक व्यक्ति दौड़ता है तो दौड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। सिर्फ अच्छा भोजन करने से, ताकतवर भोजन करने से क्या उसकी दौड़ की क्षमता बढ़ जाएगी? उसको अलग से बढ़ाना पड़ेगा, उसका अभ्यास अलग से करना पड़ेगा। समझ बढ़े तो वैसा साहित्य चाहिए, वैसे मित्र चाहिए, वैसा चिंतन चाहिए, वैसा मनन चाहिए, वैसी चुनौती चाहिए, ताकि समझ बढ़े। समझ अपना आप बढ़ जाएगी। मान लो आप ध्यान करते हो, आप एडवोकेट हो, आपको सारा लॉ पता लग जाएगा अपना आप। अब समझ तो है आपके पास, लेकिन लॉ को पढ़ना पड़ेगा ना, तब समझ लॉ का उपयोग करेगी। समझ बढ़ जाती है का मतलब क्या हुआ? क्लैरिटी हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती। आत्मबुद्धि का विकास होता है, आत्मबुद्धि का विकास हुआ, नॉट नेसेसरी कि उसका बोध भी आपको बराबर हो रहा है। अगर आत्मबुद्धि के बारे में नहीं जानते कि ये आत्मबुद्धि है और ये देह बुद्धि है, तो पता नहीं चलेगा। आत्मबुद्धि जरूर होगी, ऐसे समझो। ये मित्र हैं, ये सुना रहे हैं, ये सोने का काम करते हैं। इन्होंने आके मुझे एक रिंग गिफ्ट की, ठीक है, मैंने वो ले ली, गिफ्ट ले ली, मैंने अपने देखा अच्छी है, सुंदर, बराबर है। अब मैंने रख लिया, मैं उसको रोज पहनता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि ये कितने की है, ये किस धातु की बनी हुई है, पीतल की है, सोने की है, या किसी और धातु की है, और इसमें जो नग जड़ा हुआ है इसकी क्या कीमत है। अचानक मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ से लाएं। तो किसी की नज़र पड़ती है, यार तूने ये मुंदरी बेच पहन रखी है, अंगूठी पहन रखी है, इसको बेच देना। तो ख्याल आता है, अच्छा कितने की होगी? तो पता नहीं कितने की होगी, इतनी कुछ तो मिलना चाहिए। तो जाते हैं दुकानदार के पास, उसको अंगूठी दिखाते हैं, वो कहते हैं 2 लाख रुपए की है। अब अंगूठी आपके पास है, लेकिन 2 लाख की आपको पता नहीं है। समझ आ रही बात? आत्म बुद्धि आपके पास है, लेकिन आत्म बुद्धि का होना ही काफी नहीं है। मेरे प्यारे, इश्क के इम्तहान और भी हैं। चहुमुखी विकास चाहिए, मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ चाहिए। हम लोप साइडेड जीते हैं,
बस जिस चीज के पीछे पड़े बस पड़े, जिस चीज के पीछे पड़ोगे वो कर लोगे, लेकिन वो कर लेना अपने आप में ध्येय नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमा लिया, अब धन कमा लेना तो ठीक, लेकिन धन का उपयोग भी तो आना चाहिए। बहुत लोग धनी होते हैं, लेकिन अगर उनको देखो तो भिखारियों से ज्यादा गंदी हालत होती है माता जी। ये जीवन ऐसा है। हो जाए जरा। एक व्यक्ति, उसके पास धन नहीं है लेकिन साला राजा की तरह जीता है। नहीं है कुछ भी, लेकिन इतना मस्त है, आनंदित है, तृप्त है। चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो अमीरी या गरीबी वो भी एक चित्त की अवस्था है। हम समझते हैं हम तब अमीर हैं जब हमारे पास ढेर है। अभी दोनों भाइयों में काफी झगड़ा हुआ, अनिल और मुकेश में, अभी भी होगा अंदर अंदर। एक दूसरे को सुहाते नहीं होंगे, दोनों सगे भाई हैं, और मजे की बात है सब मुफ्त में मिला है दोनों को। इतना पैसा है। पैसा होने से क्या होता है? ठीक वैसा ही बात आपको करता हूं। ध्यान भी एक तरह का धन है। ध्यान का धन कमाओ। कुछ लोगों को बात समझ में आ जाती है, कमाई चालू कर देते हैं, ध्यान का ढेर लग जाता है, लेकिन ध्यान को कैसे अप्लाई करना वो नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं आती। ठीक जैसे धन हो और धन का उपयोग पता ना हो, धन से कैसे सुख लेना ये पता ना हो, वैसा ही ध्यान का भी कुछ मामला है। आपने अपनी धारणाएं बना रखी हैं, सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं, जहां से भी आपने इकट्ठी की हों, चीजें कुछ अलग हैं। कहते हैं कि कोहिनूर हीरा एक धोबी को मिला था कहीं पड़ा हुआ। वो गधे पे अपने धोने वाले कपड़े लाद के ले जा रहा था। अनगढ़ था, पत्थर था, उसको पत्थर जच गया, उसने उठा लिया, थोड़ा चमकीला था, फिर उसने उसको धागे वुगे में बांध के गधे के गले में लटका दिया, कोहिनूर हीरे को। वो जब जा रहा था तो रास्ते में एक जोहरी ने देख लिया कि ये गधे के गले में इसने क्या पत्थर डाल रखा है। उसने उसको हाथ लगा के देखा, तो उसने कहा कि अच्छा ये तू पत्थर बेचेगा? उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे गधे के गले में बड़ा सुंदर लगता है। उसका नहीं नहीं, मैं तेरे को 4 आने दूंगा। माने उस समय की बात है, तब के 4 आने शायद आज के 4 लाख रुपए के बराबर थे तब के। तो तेरे को 4 आने दूंगा। नहीं नहीं, अच्छा देना है? वो पीछे पड़ गया जोरी कि नहीं नहीं तू दे दे, 4 आने ले ले, तू क्या करेगा? तो उसने कहा कि ठीक है देना तो 1 रुपया दे। नहीं, 1 रुपया, 1 रुपया नहीं देता, उसने नहीं दिया। बाद में उसको किसी ने ढेर सारे पैसे दे दिए, वो पत्थर ले लिया। तो जोहरी ने पूछा कि वो पत्थर कहाँ गया? तो उसने कहा कि वो तो मैंने बेच दिया है। कितने बेचा है? कहता इतने में बेचा है। कहता है बेवकूफ गधे, तेरे को पता है वो क्या था और कितने का था? वो लाखों रुपए का था। तो कहता कि मैं गधा हूं कि तू गधा है? अगर वो लाखों रुपए का था तो तू उसके 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं होता। तू 4 आने पे ही अटक गया। तो तुम्हारे पास कुछ हो और तुम्हें पता ना हो उसका, तो भी वो व्यर्थ हो गया ना। उसकी पहचान होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है जैसे सब अंदर खालीपन बढ़ता जा रहा है? शुरू शुरू में ये खालीपन लगेगा इन रिलेशन टू
द प्रीवियस वन, क्योंकि पहले बहुत फर्नीचर था, अब फर्नीचर निकाल दिया तो जगह खाली दिखेगी। लेकिन धीरे धीरे अगर समझ हो तो पता लगेगा कि ये खालीपन नहीं है, यही असली है, यही भरापन है। अब ये गार्डन देखते हैं आप, कैसा लगता है? सच बताना, कैसा अनुभव आता है? कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े, आंख बंद कर लो 1 मिनट, फिर धीरे से आंख खोल के उस खालीपन को देखो, बहुत मजा आएगा आपको, आनंद आएगा। वो जो शून्यता है, जो स्पेस है, पहले इसकी हालत ये नहीं थी। सब अंट संट इधर उधर उधर, सब पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो वापिस वो सारे उखाड़ के एक स्पेस पैदा की। अब कभी भी वहां पर खड़े होकर देखो, अगर आप में महसूस करने की क्षमता हो तो चारों तरफ आपको फैला हुआ परमात्मा महसूस होगा और बातचीत करेगा आपसे। अभी कहीं भी चीजें होती हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम और किनारे किनारे हूं, तो उस शून्यता का, उस खालीपन का एक आनंद आता है। बाहर का खालीपन भीतर के खालीपन को ट्रिगर करता है, एक सामंजस्य बिठाता है। हम भीतर भी भरे रहते हैं, बाहर भी भरे रहते हैं। लोगों के घर जाके देखो, इतनी वस्तुएं भरी होंगी, वो उनके दिमाग का, उनकी बुद्धि का द्योतक है कि भीतर ये व्यक्ति कितना ज्यादा भरा हुआ है। ये भी रखा है, वो भी रखा है, कोई खिलौना रखा है, कोई कुत्ता रखा है, कोई बिल्ली रखी है, कोई घंटी रखी है, पता नहीं क्या क्या रखा है। हर जगह पर कुछ ना कुछ भरा ही हुआ है। वैसा ही दिमाग भी भरा होता है। इसलिए पहला काम मैं ये करता हूँ मेरे मित्रों के साथ कि जगह को खाली कैसे रखना। अब चीजें जरूरत होती हैं, मानते हैं, उपयोग करो, उपयोग करके उनको ऐसी जगह पहुंचा दो जहां बार बार वो नजर में ना आए, क्योंकि हर चीज आपका ध्यान खा रही है, हर चीज। इसलिए साधक को आंख पे पट्टी बांधने के लिए कहते हैं कि वो कम से कम चीजों को देखे, क्योंकि जितने चीजों को देखता है उतने प्रतिबिंब भीतर इकट्ठे होते चले जाते हैं, अंदर फर्नीचर इकट्ठा होता चला जाता है। तो ये सब बातें ऐसी ही नहीं है। क्या पढ़े, क्या सुने, कैसा रहे, कैसा जिए, एक एक बात महत्वपूर्ण है साधक के जीवन में। आश्रम की छोटी सी व्यवस्था की जो बात हम सोचते हैं, हालांकि बीच बीच में मेरी ऊर्जा फिर पीछे जाती है, फिर पीछे जाती है, लोगों का व्यवहार देख के, उनकी सब बात देख के फिर पीछे जाती है। लगता है क्या करना है, ठीक है अब जमीन ले लिए, वहां पर अपना एक ठीक से बना लेंगे घर भर और रहेंगे, काहे के लिए ये सब चक्कर में पड़ना कि कैंप करो, लोगों को बुलाओ, ये करो वो करो, फिर भी पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। मेरी शुरू से ये आकांक्षा रही है कि थोड़े लोग हों, बहुत थोड़े, 5 हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, लेकिन ऐसे हों जिनके साथ सतत जर्नी का मजा है। देखो, गुरु का काम बड़ा टेढ़ा है। पहले वो अपना पूरा जोर लगा देता है अपने लिए, अब वो आ गया, अब उसका काम हो गया, फिर से उसको चलना पड़ता है एक एक व्यक्ति के साथ। फिर कोई एंचम एंच करता है, कोई केचम केच करता है, कोई पेंचम पेंच करता है। जिसको अब संघर्ष की कोई जरूरत नहीं, उसको फिर से साधकों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, मित्रों के साथ संघर्ष करना पड़ता है।
सुनो ये पत्र, समझ में आएगी मेरी बात। चैतन्य भारती, क्षमा करें, ब्रैकेट में लिखा है स्वामी लगाना भूल गया। सुनना जरा गौर से। गुरुदेव आपको बोलूंगा नहीं, गुरु की भावना से मैं आपको देखता नहीं, और अभी सर भी बहुत उठा हुआ है मेरा, पर झूठ भी नहीं बोलूंगा, कभी कभी सच्चा इंसान मिलता है। हम सबके प्यारे, फिर ब्रैकेट में लिखा है फिर से क्षमा करें, गलत लिख दिया। हम सबको प्यार करने वाले ए भले इंसान, किसी एक के दिल में प्यार का दीपक जलाओ। जरा सुनना, गौर करना, ये सज्जन क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। एक और कह रहे हैं हम सबको प्यार करने वाले ए भले इंसान, किसी एक के दिल में प्यार का दीपक जलाओ। ओशो ने जलाया है, अब जलाए ही रखना है। समय तुम्हारे पास कम है, थोड़ी सिगरेट भी कम पिया करो। हो जाए। क्यों सीरियस क्यों हो गए इतने? सीरियस होने की जरूरत नहीं है भाई। समय तुम्हारे पास कम है, थोड़ी सिगरेट भी कम पिया करो। कम से कम किसी एक को तो जला कर जाओ सिगरेट से। और सिगरेट अगर कम पी तो क्या चांद धरती पे उतर आएगा? और मान लो धरती पे उतर आया तो रखेंगे कहाँ? जैसे सिगरेट कम पीना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जिसने लिखा है जरूर वो भी पीता होगा, कम पीता होगा लेकिन। कम से कम किसी एक को तो जलाकर जाओ। गीली लकड़ी को जलाते हैं, शुरू में खूब अच्छी जलती है, फिर धुआं ही धुआं। मैं कुछ ऐसा ही हूं, तुम्हारे हर कैंप में 2-3 दिन में भर जाता हूं अंदर तक, और उसके बाद तुमसे भागता ही रहता हूं, पर भाग नहीं पाता। दिन में तुम्हें 5-10 गालियां निकाल कर, दिन में तुम्हें 5-10 गालियां, देखो गालियां भी अगर देनी है तो 5-10, 500-1000 क्यों नहीं? गालियों गालियों में भी कंजूसी। अभी कोई मिला है तो ठीक से दे दो। गालियां भी 5-10। आप बोलते हो लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार है पहले से ही, क्या मेरे अंदर पतंगे की प्यास जगेगी? जलना मैं चाहता नहीं, पर तुम्हारी बातों से सुसाइड करने का बहुत मन करता है, बहुत बार। ध्यान करता हूं पर भरोसा नहीं है, ध्यान पर के भर, ध्यान भर, ना ही अपने आप पर भरोसा है। कुछ होपलेसनेस वाली फीलिंग है, लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं। इस लाइफ में मोक्ष नहीं मिलेगा, और शायद मैं मिटना ही नहीं चाहता। मेरा कुछ होगा इस लाइफ में, क्या लिखा है मेरे लाइफ के ब्लूप्रिंट में? क्या मैं सही जा रहा है? क्या मैं सही जा रहा हूं? कुछ होगा मेरा। मैं एक गीली लकड़ी हूं और तुम शुद्ध आग, ज्वाला, मुझको जलाओ। रोज ढेर सारा प्यार दे देकर जलील करते हो, रोज ढेर सारा प्यार दे देकर जलील करते हो। क्या अच्छी बात है? अब नाम पूछकर और जलील मत करना एक भगोड़ा। नाम नहीं लिखा,
अब जिसका काम हो गया हो ऐसे व्यक्तियों पर फिर से मेहनत करे जरूरी है। और अक्सर यही होता है। इसने हिम्मत की जो भी हो, लिखा। इतनी हिम्मत नहीं है, नाम नहीं लिखा। मैं खुश हूं। खुश इस बात से हूं कि तुमने अपने आप को प्रकट तो किया, पर तुमने नाम नहीं लिखा। गैस में मारना नहीं चाहता, वो मेरी वृत्ति नहीं है। सच्चे प्रेम से अब पता नहीं ये व्यक्ति पांव छूता है कि नहीं छूता है। मुझे ये फिर ज्यादा तृप्ति देता है उन लोगों से जो मेरे पांव छूते हैं। पांव छूने का अर्थ है कि तुम्हारे हृदय में मेरी सही छवि है, फिर उसी छवि के साथ तुम जीते हो, तुम्हारा व्यवहार उससे होता है। ये व्यक्ति जिस दिन झुकेगा उस दिन इसके झुकने में बड़े प्राण होंगे, इसकी आंखों में बड़े आंसू होंगे, इसका हृदय बहुत द्रवित होगा। काम हो जाने के बाद फिर से एक एक व्यक्ति के साथ इस तरह की यात्रा पे निकलना जिससे बड़ी मुश्किल से तो पार हो पाए। अत्यंत कठिन है स्वयं को ट्रांसेंड कर जाना, मैं को ट्रांसेंड कर जाना। और एक बार कर लिया तो फिर नए सिरे से जर्नी करनी पड़ती है और लोगों के साथ। और परिणाम क्या होता है ये आपके सामने है। ये परिणाम होता है। ऊपर से दिखाएंगे कि बड़ी भक्ति है, बड़ा शिष्यत्व है, और भीतर सब अपनी खिचड़ी पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। बड़ा विरोधाभासी काम है। अभी देखो, फिर से देखो, थोड़े इशारे देता हूं। चैतन्य भारती क्षमा करें स्वामी लगाना भूल गया, स्वामी भी लगाना नहीं चाहते। मतलब ये कि मेरी मौजूदगी से या मेरी बातों से उनको बड़ी कठिनाई होती है। और आगे चल के कहा है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। दूसरी जगह पर कहते हैं, मुझको जलाओ, रोज ढेर सारा प्यार दे देकर जलील करते हो, क्या अच्छी बात है। फिर ये भी कहते हैं कि मैं तुमसे भागना चाहता हूं, भाग नहीं पाता। अब समझते हो मुसीबत। अब मैं देखता हूं ऐसा है, क्योंकि मैं पर्सन टू पर्सन काम करता हूं, मेरे जिम्मे वही आया है। समझो कि मेरी नियति ऐसी है। रमन महर्षि जैसी नहीं है कि चुपचाप बैठे हैं आंख बंद करके शून्य में ताके जा रहे हैं। ओशो या कृष्णमूर्ति जैसे भी नहीं है कि आए अपना प्रवचन किया और कमरे में गायब हो गए, बाकी कुछ लेना देना नहीं। यूजी हैं वो कहते हैं कि जाओ इधर से। मैं इन्वॉल्व होता हूँ एक एक व्यक्ति के साथ, वो मेरी नियति है। अब यकीनन मुझे सहना कठिन है, मैं समझ सकता हूँ ये बात गलत नहीं है, पर सवाल ये कि ये चुनाव तो तुम ही करते हो। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया कभी कि आओ मेरे साथ रहो या मेरी बातें सुनो या मैं तुम्हें संवारूं। तुम ही कह आए हो, तो किस लिए आए हो? समझ रहे हैं झंझट क्या है?
ये काम कोई स्वप्निल काम नहीं, यथार्थ का काम है, पल पल का। दिन में तुम्हें 5-10 गालियां निकाल कर फिर से पढ़ता हूं। गुरुदेव आपको बोलूंगा ना, गुरु की भावना से मैं आपको देखता नहीं। तो मैंने कभी कहा भी नहीं कि तुम मुझे गुरु की भावना से देखो, किसी को भी नहीं कहा। ये पिछले कैंप में अच्छा भला स्वामी जी लोग सब बुलाते थे शुरू से ही। अब स्वामी तो सारे ही हैं, जिसने संन्यास लिया। नाम ओशो ने दिया स्वामी चैतन्य भारती। सब स्वामी जी बुलाते थे। गोवा के कैंप में एक भक्ति भाव है, उनको लगा कि हम भी स्वामी जी हैं और आप भी स्वामी जी हैं, ये कोई बात अच्छी नहीं लगती। या तो हमारा नाम कुछ और होना चाहिए या फिर आपका नाम कुछ और होना चाहिए। उन्होंने पूरे कैंप में ये उपद्रव मचा दिया। लोगों से मीटिंग करने लगे, एक एक से बात करने लगे कि स्वामी जी नहीं बुलाना चाहिए, इनको कुछ और बुलाना चाहिए, या तो फिर हमारे नाम से स्वामी हटा देना चाहिए। वास्तव अगर स्वामी है तो ये है। मुझे पता भी नहीं था, वो 4-6 दिन के बाद पता लगा कि ऐसे ऐसे हवा चल रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नाम और होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कि मेरा नाम ओशो ने ठीक रखा है, और नाम तो काम चला हुआ होता है और काम चलता है, तो और तुम किसी भी नाम से मुझे पुकारो, चलता है। चैतन्य भारती कहो, चैतन्य जी कहो, चैतन्य कहो, स्वामी जी कहो, इट इज जस्ट फाइन। आई डोंट नीड एनी एनी अदर थिंग। पर उनको ये बात गले नहीं उतरी। उन्होंने 15-20 लोग अपने हक में कर लिए। सब लोगों को लगने लगा कि हाँ, भक्ति भाव ठीक कहता है, कुछ करना चाहिए। कुछ लोग विरोध में हो गए, कुछ लोग पक्ष में हो गए, कुछ ये तैयार नहीं थे कि क्या क्या। फिर सोचने लगे कि अच्छा क्या नया नाम हो। तो इतने बड़े बड़े नाम सोचे जिसका कोई हिसाब नहीं। बड़े बड़े भारी भारी, जैसे श्री श्री रविशंकर नाम है तो थोड़ा लगता है ट्रेन वहां तक चली गई। तरह तरह के सुझाव आए, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है, किसी को कुछ पसंद आ रहा है। जो विरोध में थे उनको भी तर्क से मना लिया भक्ति भाव ने। वो दिल से तो नहीं चाहते थे कि हम इनको बड़ा करें। भक्ति भाव चाहता था कि आप हमसे बड़े हो तो हमको वैसा ही उद्बोधन आपके लिए होना चाहिए। लेकिन वो कन्विंस कर लिया, बाकी लोगों को भी कन्विंस कर लिया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बदलो। तो सोचो सोचो नाम क्या। तो मैंने कहा सोचो, फिर तुम मुझे जिस नाम से भी बुलाओ मेरे को चलेगा। अब तुम तय कर लो कि तुमको क्या करना है। तो उसमें से एक सुझाव आया कि एक नाम गुरुदेव हो सकता है, एक नाम गुरुदेव हो सकता है। लेकिन अब आपस में ये बात तो तय होने वाली नहीं थी। तो सबने मिलकर तय किया कि अच्छा गुरुदेव को जो पसंद हो। तो मैंने कहा मेरे को तो पहले वाला ही पसंद है, वो स्वामी जी काफ़ी है, स्वामी चैतन्य भारती। तो ये तुम्हारी बात है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो मेरे को परसुएड करने लगे बार 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 बार। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये गुरुदेव शब्द रख लेते हैं। वो इसलिए कि गुरुदेव महाराष्ट्र में लोगों का नाम भी होता है। तो मैं इसको नाम की तरह स्वीकार कर लेता हूँ, इसमें तुम्हारा भी काम चल जाएगा, वो अपना भी काम चल जाएगा। अभी कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं भी, तो लोग मुझसे मेरा नाम पूछते हैं, तो मैं अपना नाम गुरुदेव बताता हूँ एज ए नाम। समझ रहे हैं मेरी बात? एक तो बोलने में अच्छा है, छोटा है। अब बोलो स्वामी चैतन्य भारती, है ना, तो 3 लोकल स्टेशन आ जाते हैं। गुरुदेव माने सीधा जंक्शन। और लोगों को याद रह जाता है, बोलने में आसान है, और मेरे को भी जच गया है।
तो जब तुम मुझे गुरुदेव बुलाते हो तो ये तुम्हारी समस्या हो जाती है कि तुम मुझे गुरु पाते हो कि नहीं पाते हो। अब ये व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है, उसको मेरा प्यार भी जलील करता है, तो उसको मेरा गुस्सा क्या करेगा? सोचो जरा। गुरुदेव आपको बोलूंगा ना, गुरु की भावना से मैं आपको देखता नहीं, और अभी सर भी बहुत उठा हुआ है मेरा, मैंने अकड़ भी मेरी बहुत बनी हुई है, पर झूठ भी नहीं बोलूंगा, कभी कभी सच्चा इंसान मिलता है। अब क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा गोल होता, मैं उनको सच्चा इंसान लगता हूँ। हम सबके प्यारे, फिर से क्षमा करें गलत लिख दिया, हम सबको प्यार करने वाले ए भले इंसान, किसी एक दिल के किसी एक के दिल में प्यार का दीपक जलाओ। तो गुरुदेव बताओ कैसे जलाऊं? लगता है गुरुदेव मैं नहीं हूं, गुरुदेव वही है जो लिख रहा है ना। हम सबको प्यार करने वाले ए भले इंसान, किसी एक के दिल में प्यार का दीपक जलाओ। किसके दिल में? तुम्हारी पत्नी के दिल में। ओशो ने जलाया, अब जलाई रखना, ये ओशो से भी आगे निकल गए। इनको ओशो का बहुत कुछ पता है। मेरे को 40 साल हो गए ओशो के साथ, मेरे को अभी तक कुछ नहीं पता, इनको पता है। समय तुम्हारे पास कम है, थोड़ी सिगरेट भी कम पिया करो। कहाँ कहाँ आदमी की सुई अटकती है। मान लो मैंने सिगरेट कम पी, बाई द वे, क्या होगा इससे? मेरे को मोक्ष से बाहर भेज देंगे क्या? यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। ये देखो, ये चित्त की बड़ी साफ, ये चित्त है, ये फर्नीचर है, ये सब आइडेंटिफिकेशन के बाद का खेल, ये सब इकट्ठा हो जाता है, होता ही जाता है, होते ही जाता है, होते ही जाता है, होते ही जाता है, होते ही जाता है। गीली लकड़ी को जलाते हैं, शुरू में खूब अच्छी जलती है। गीली लकड़ी अच्छी जलती है शुरू शुरू में? आई डोंट थिंक सो। है? नहीं जलती, शुरू में भी नहीं जलती, बाद में भी नहीं जलती। फिर धुआं ही धुआं, मैं कुछ ऐसा ही हूं, अपने बारे में कह रहे हैं। तुम्हारे हर कम में 2-3 दिन में भर जाता हूं अंदर तक, और उसके बाद तुमसे भागता ही रहता हूं, पर भाग नहीं पाता। दिन में तुम्हें 5-10 गालियां निकाल कर, खूब निकालो, तुम्हारी श्रद्धा गालियां देने में ही प्रकट कर दो, रोको मत। तुम मुझे अगर गालियां देते हो तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुम्हें भगा दूंगा मेरी ओर से, या तुम्हें नफरत करूंगा मेरी ओर से। एक नाथ करके महाराष्ट्र में एक संत हुए, वो रोज सुबह, गोदावरी नदी थी शायद, अगर मैं नहीं भूलता, तो उसमें स्नान करने जाते थे सुबह सुबह। एक दिन वो स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है पानी में कोशिश कर रहा है, और बहुत झंझट में। तो उन्होंने ऐसे हथेली की और बिच्छू को अपनी हथेली पे उठा लिया, उसने फौरन डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा, हाथ हिला, बिच्छू गिर गया फिर पानी में।
उन्होंने फिर से हाथ में उठा लिया, फिर उसने मारा, बिच्छू फिर गिर गया। फिर उन्होंने हाथ पे उठा लिया। नदी किनारे कोई खड़ा था पंडित, उसने कहा कि तुम बहुत बड़े संत हो, तुमको इतनी भी अकल नहीं कि वो बिच्छू है और तुमको 3 बार डस चुका है, फिर तुम उसको उठा रहे हो। तो एक नाथ ने कहा कि जब बिच्छू अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं, तो मैं संत होकर अपना स्वभाव छोड़ दूं? वो अपने स्वभाव के अनुसार एक्ट कर रहा है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार एक्ट कर रहा हूं। उसका काम है डंक मारना और मेरा काम है करुणा, मेरा काम है बचाना। तो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। दो जितनी गालियां दे सकते हो। गालियां दे के ही अगर निष्कासन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन गाली भी व्यक्ति नहीं देना चाहता, ये सबसे बड़ी मुसीबत है। मुसीबत यह है कि जो हम करना चाहते हैं वही हम नहीं भी करना चाहते, जो हमसे हो रहा है उसको भी रोकते हैं। चलो अब गालियां ही दे दो। बोलते हो लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार है पहले से ही, क्या मेरे अंदर पतंगे की प्यास जगेगी? अब मजे की बात यह है कि वो बीच बीच में ये साफ कर रहा है कि उसके भीतर प्यास है, उसके भीतर खोज है, लेकिन अहंकार भारी है तो कठिनाई तो पड़ेगी। और कठिनाई से गुरु नहीं भागता, शिष्य भाग जाता है। अगर टिक जाए तो पार हो जाए, और ये व्यक्ति तो पार होने की संभावना रखता है। ये आपको विचित्र लगेगा। आप बोलते हो लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार है पहले से ही, क्या मेरे अंदर पतंगे की प्यास जगेगी? मैंने कहीं ना कहीं उसको खाक हो जाने की, जल जाने की प्यास जरूर है। जलना मैं चाहता नहीं, पर तुम्हारी बातों से सुसाइड करने का बहुत मन करता है, बहुत बार। तो फिर कर क्यों नहीं लेते? डू इट ना बाबा, यही कर लो, चलो, बेटर यू डू दिस। सुसाइड करना सबसे बड़ा साहस है, सबसे बड़ा साहस। हकीकत यह है कि अगर कर्ता की तरह कोई कर्म किया जा सकता है तो सिर्फ सुसाइड, बाकी सब हो रहा है। हालांकि सुसाइड भी हो रहा है, तुम कर नहीं रहे हो, तुमको ये वहम है कि तुम कर रहे हो, और तुम्हें पता ही नहीं कि सुसाइड होता क्या है। सुसाइड का यह मतलब नहीं होता कि तुमने इस शरीर को मार डाला, शरीर फिर उपलब्ध हो जाएगा। तुम्हारे पास तुम्हारी एक टी शर्ट या कमीज फट जाती है तो फट से दूसरी नहीं ले आते? कितनी टी शर्टें चाहिए, भरे पड़े शोरूम। शरीर मिलने में देर थोड़ी लगती है, जितने शरीर चाहो उतने उपलब्ध हैं। जब तक ये समझ में आए कि ये जीवन जीने जैसा नहीं है, फांसी लगा लेनी चाहिए, नया मिल जाएगा। फिर 5-10 साल उसी में निकल जाएंगे, फिर लगेगा कि सुसाइड कर लेना चाहिए, फिर कर लेने का। लेकिन कब तक करोगे, कब तक करोगे? असली सुसाइड का मतलब यह है कि जान लिया मैं क्या हूं। अब कोई सुसाइड ना तो करने वाला है ना होने वाला है। पर तुम्हारी बातों से सुसाइड करने का बहुत मन करता है, बहुत बार। ध्यान करता हूं पर भरोसा नहीं है, ध्यान पर के ध्यान भर, ना ही अपने आप पर भरोसा है। कुछ होपलेसनेस वाली फीलिंग है, लगता है मेरे हाथ में कुछ नहीं। अगर इतना ही समझ जाओ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, तो छोड़ दो, बात खत्म हो जाएगी।
यही बात कल मैं राजेंद्र के रेफरेंस में कह रहा था। छोड़ता नहीं व्यक्ति, छूटता नहीं। छूट जाए, बात खत्म हो जाए। अब तुम्हें ही लग रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं। बाबा, जब तेरे हाथ में है ही कुछ नहीं तो संघर्ष क्यों करता? और अगर संघर्ष है तो वो संघर्ष भी स्वीकार नहीं होता। चलो इसको छोड़ दो, उसको ले लो कि चलो संघर्ष है तो संघर्ष ही सही। नहीं, वो भी स्वीकार नहीं है। उसका भी विपरीत चलता है, फिर उसका भी विपरीत चलता है, फिर उसका भी विपरीत चलता है, फिर उसका भी विपरीत चलता है। एक विशेष सर्कल बना रहता है। इस बिंदु तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जब लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और हकीकत यह किसी के हाथ में कुछ नहीं। यही बात कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाई है कि तेरे हाथ में कुछ नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तू करता मत बन, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए और आदमी इतनी सी बात को पकड़ के चल पड़े तो देर अबेर वो पार हो जाएगा, रुकेगा नहीं। इस लाइफ में मोक्ष नहीं मिलेगा और शायद मिटना, मैं मिटना ही नहीं चाहता। मेरा अब ये सज्जन, मेरा कुछ होगा इस लाइफ में, क्या लिखा है मेरे लाइफ के ब्लूप्रिंट में? मैं किसी का ब्लूप्रिंट नहीं पढ़ सकता, अपना भी नहीं पढ़ सकता, कोई किसी का ब्लूप्रिंट नहीं पढ़ सकता। बुद्ध को भी अपने ब्लूप्रिंट का पता नहीं होता। यही ब्लूप्रिंट की खूबी है। अगर ओशो को पता होता कि अमेरिका में हथकड़ियां लगने वाली हैं तो अमेरिका जाने वाले नहीं थे। रमन महर्षि एक पेड़ के पास बैठते थे, ऐसे जैसे मैं कुर्सी को पीठ लगा के बैठा हूं, ऐसे पीठ लगा के बैठते थे। धीरे धीरे कुछ लोग इकट्ठे होने लगे, भक्त इकट्ठे होने लगे, धीरे धीरे वहां पर आश्रम बनना चालू हो गया। आश्रम बन गया, किसी ने मुकदमा ठोक दिया कोर्ट में, और रमन को जाके कोर्ट में अपना बयान देना पड़ा। वो जमीन उनके नाम की नहीं है, आश्रम में कहीं उनका नाम नहीं है, मतलब उन्होंने कुछ लेना देना नहीं है व्यवस्था से, उनके नाम का आश्रम है, रमन आश्रम। किसी ने मुकदमा ठोक दिया कि ये रमन ने जमीन हथिया ली है और ये जमीन मेरी है। रमन को भी ब्लूप्रिंट का पता नहीं है, कृष्ण को ब्लूप्रिंट का पता था। नो, नॉट इवन ए सिंगल बुद्धा इज कैपेबल टू स्टॉप द कोर्स ऑफ इवेंट। कोई बुद्ध किसी भी होने वाली घटना को रोक नहीं सकता। रामचंद्र जी रोक पाए? भगवान मानते हो ना, कृष्ण को भगवान मानते हो ना? अगर भगवान है, भगवान भगवान मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को प्लान दे दो, डिकान दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, बस देते जाओ, तुम देते जाओ, मैं लेता जाऊं, नारियल फोड़ता जाऊं। वही भगवान जी महाराज अपनी सीता को, जिसके पेट में बच्चा है, जो गर्भवती है, उसको जंगल भेज देते हैं। ये भगवान जी हैं, हो जाए। ब्लू प्रिंट किसी को पता नहीं होता, लेकिन एक बात पक्की है, विज्ञान इसको अब तय करता है कि जो बीज है
उसमें जो वृक्ष छिपा है वो ऑलरेडी बहुत कंडेंस्ड है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पूरा ब्लूप्रिंट वहां पर मौजूद है। अगर ब्लूप्रिंट नहीं हो तो वो घटना नहीं घट सकती। सारी घटनाएं ब्लूप्रिंट के हिसाब से घटती हैं। जैसे मैं कह रहा था कि स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है, सीन लिखे होते हैं, उस सीन के हिसाब से घटनाएं घटती रहती हैं। क्या घटना घटेगी ये पता नहीं है। अगर ये पता होता तो सारा मजा ही चला गया होता। और ये हमारे भगवानों को भी नहीं पता होता, बुद्धों को भी पता नहीं होता। पता लग नहीं सकता वो ज्योतिषी जी महाराज कहाँ बैठे हैं। वो ज्योतिषी कहाँ गया? नहीं है, गायब है। एक ज्योतिषी महाराज है यहाँ पर। देखो, ऐसा होता है भाग्य। प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर सोच चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और ये श्रम का काम है, लगन का काम है। जिस चीज में लगन होती है वो तुम हो जाते हो। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, 5 10 साल 15 साल कैसी लेबर करते हो, दिन रात पढ़ाई करते हो, और उससे मिलता क्या है? सिर्फ पेट भरने की सुविधा ही होती है ना, इतना ही होता है ना। इतनी लगन अगर किसी की अध्यात्म में हो तो सब क्लियर कर लेगा सारा मामला। उतनी मेहनत भी कहाँ होती है। 10 दिन का कैंप है तो बीच में 3 4 बार 6 बार 8 बार गैप मार लेते हैं, क्योंकि दूसरे इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना। लोगों की फाइल भी तो भरनी है ना, रिटर्न भी तो भरनी है ना इनकम टैक्स में। हो जाए। क्या मैं सही जा रहा हूं? कुछ होगा मेरा? मैं एक गीली लकड़ी हूं और तुम शुद्ध आग ज्वाला। मुझको जलाओ रोज ढेर सारा प्यार दे देकर जलील करते हो। क्या अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। नहीं करूंगा आपसे। मैंने थोड़े दिन पहले आपसे कहा था, प्यार देना उतना कठिन नहीं है, प्यार लेना बड़ा कठिन है। अब ये प्यार भी नहीं सहा जा रहा। रोज ढेर सारा प्यार दे देकर जलील करते हो, क्या अच्छी बात है? नहीं पच रहा। अरे भाई, नहीं पच रहा, जो चीज नहीं पच रही उसको मत खाओ। लेकिन खाए बिना भी नहीं रहना। खाना भी है, उल्टी भी करनी है, फिर खाना है, फिर उल्टी करनी है। नहीं मिले तो मुसीबत, मिले तो झंझट। अब नाम पूछकर और जलील मत करना एक भगोड़ा। ये फर्नीचर, इसको मैं फर्नीचर कहता हूं। जब ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। लेकिन वो कमी का आना कई और बातों पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ ध्यान करने से कमी आ जाएगी, नहीं आएगी। ये व्यक्ति कितना भी ध्यान करता रहे, नहीं आने वाली। इसको कुछ और करना पड़ेगा। पूछने वो आएगा नहीं, बताऊंगा करेगा नहीं, तो क्या करें? हो जाए। जिसको पूछना चाहिए वो पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो करेगा नहीं। मैंने नहीं बुलाया कि तू आ, अपने आप उठाई गटरी चले आए। अब भागने का भी मन होता है लेकिन भाग भी नहीं पाते, क्योंकि भाग के कहाँ जाएंगे? जो यहाँ पर मिल रहा है वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन वो पाकर भी जलील हो रहे हैं। ये होता है साधक, ये होता है व्यक्ति। यहां से गाड़ी खींच के ले जानी पड़ती है, और धीरे धीरे और प्रकट होने लगता है। तहें लगी हुई हैं अंदर। जैसे थान होता है ना, थान, जैसे तहें लगी होती हैं।
और ये कोई आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, एक एक तह को खोला है, गुजरा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर चैतन्य भारती कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, और मैं कुछ छिपा नहीं रहा, कोई मीठी मीठी बात नहीं कर रहा, कोई सपने नहीं दिखा रहा, हकीकत बता रहा हूं कि अगर हकीकत सह सकते हो तो चलो फिर काम करते हैं, करेंगे, सो व्हाट। हुआ तो मजा आ जाएगा, नहीं हुआ तो खोया कुछ नहीं, वैसे के वैसे ही है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं दोनों हालत में। अगर हो गया तो अच्छा, मजा आ जाएगा, और नहीं हुआ तो अपना कुछ खोने वाला नहीं है, अपना सारा फर्नीचर अपने पास ही है, मजे से सोफे पे बैठो, कुर्सी कुर्सी पे बैठो, बेंच पे बैठो। और जैसे सब अंदर खालीपन बढ़ता जाएगा और स्मृति समाप्त हो रही है, अब स्मृति को भी इकट्ठा करोगे, क्यों इकट्ठा करते हो स्मृति को, मेमोरी का क्या करना है। साधक के लिए मेमोरी तो सबसे बड़ी बात है। जितने इमोशनल इंसिडेंट हुए जीवन में वो बार बार घूमते रहते हैं, लेकिन है क्या, तो जस्ट मेमोरी है। और मेमोरी को अगर अगर ब्रेन में घुस के देखो तो जब मेमोरी प्रकट होती है और जो दिखता है तो वहां पर वैसा कुछ मिलेगा आपको। दे आर जस्ट पार्ट्स, व्हेन दे आर ट्रिगर्ड बाय द एनर्जी, है ना, छोटा सा नेगेटिव होता है, पीछे से प्रोजेक्ट मारा तो इतनी बड़ी एनलार्जमेंट बन जाती ना। कंप्यूटर का यही तो खेल है। मैंने कहा ये क्या होता है, तो कोई मेरे को ठीक से समझा नहीं पाई, मैंने कईयों को पूछा, जितने लोग कंप्यूटर करते हैं सबसे मैं पूछता हूँ कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, वो कुछ नहीं मेरे को समझा पाते बता पाते, कहते बस एक प्लस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। मैंने कहा उससे क्या होता है, कहते बस ये बस प्लस माइनस ही होता है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन जो दिखता है वो तो कुछ और ही है। और स्मृति समाप्त हो रही है, होने दो ना, अच्छा है। मेमोरी का क्या करोगे, और फैक्चुअल मेमोरी नुकसानदेह नहीं है। इमोशनल मेमोरी, मेमोरी के दो हिस्से हैं, फंक्शनल मेमोरी और इमोशनल मेमोरी। फंक्शनल मेमोरी चाहिए, हम्म, वो कोई भी बाधा नहीं है, वो ध्यान में भी बाधा नहीं है। जैसे मान लो आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी तो पढ़नी पड़ेगी, और वो मेमोरी आपको कोई तंग नहीं करती। आपको इमोशनल, जहां भी आपका अटैचमेंट है, लगाव है, इमोशन है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी मेमोरी है वो तंग करती है। वो अगर ध्यान करने से मिट रही है तो अच्छी बात है, तो फिर ध्यान इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो मेमोरी मिट जाए। अब देखो, यहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हाँ ये ठीक है कि मेमोरी मिट रही है। ध्यान का मतलब ही है उस मेमोरी को मिटाना, और अंततः ये मेमोरी मिटते 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 वो मैं आ जाए, अंतिम जहां से शुरुआत हुई थी, और उसको भी खाली कर दे। जब मेरा गया, समझो आपके पास करोड़ों रुपया है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, सब कुछ है, अचानक एक क्षण में सब जाया हो जाता है, तो मैं कहाँ, मैं कि क्या, हाय वही वही मर गए वही, है ना, कैसी हालत हो जाती है, इधर लौटते हो उधर लौटते हो, रोने लगते हो, अब क्या होगा। अब देखो मैं की क्या हालत हो जाती है, जो इतना अकड़ा रहता था, ये किस बात पे अकड़ा रहता था, मेरे पर, मेरे की बात पर। अब मेरा गया, वो जो एक घटना का जिक्र करते थे कि एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया और उसने आके कहा कि आपके घर में आग लग गई है। तो एकदम से रोने लगा व्यक्ति कि उसमें तो इतने वहां पर रुपए छिपा के रखे हुए थे, ये था वो, तो वो बुरी तरह से रोने लगा, एकदम से लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा। थोड़ी देर में एक दूसरा आया कि नहीं नहीं वो तुम्हारे घर में आग नहीं लगी किसी और, एकदम से शांत हो गया एकदम।
फिर एक तीसरा व्यक्ति आया दौड़ता, तो उन्होंने कहा तुम्हारे ही घर में आग लगी और तुम्हारा बच्चा मर गया। फिर रोना चालू। फिर एक चौथा व्यक्ति आया कि नहीं नहीं, वो झूठ है सारी बात। मेरा खो जाए तो मैं ढीला होने लगता है, लेकिन मैं मेरे की खोज में सतत लगा हुआ है। ना केवल मेरे की खोज में लगा हुआ है, बल्कि उसकी वृद्धि में उसकी पूरी ताकत जा रही है। कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना, लादेन के बाप के पता कितने बच्चे हैं? 45। 6 शादियां उसने की, लादेन के बाप ने। हर एक से 9 9 10 10 बच्चे हैं। खुद लादेन अपने अपनी मां से पांचवा है, पांचवा बच्चा है, और बड़े हैं 4। कुछ लोग हड्डियां इकट्ठी कर लेते हैं। कभी पागल को देखा जो पागल सड़क पे बैठा होता है, कागज डब्बे चीथड़े ढेर लगा के बैठा होता है, उसको लगता है कि मैं सम्राट हूं। वो चीथड़े इकट्ठे करके बैठा है, उसको लगता है सम्राट हो। तुम भी चीथड़े इकट्ठे करके बैठे हुए हो। वो बेसिकली कागज हैं, चीथड़े हैं, और कुछ नहीं है। तुमको लगता है कि तुम समझदार हो, वो पागल है। वो तुम्हारा दर्पण है।